तो दोस्तों एक बार फिर आप सभी का यूपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 2023 में स्वागत है। आज टेस्ट नंबर 12 है इकोनॉमी का, जिसमें हम इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड क्वेश्चन और अपडेट को भी देखेंगे साथ ही साथ। तो इसमें टेस्ट नंबर 3 है इसका। टेस्ट नंबर 2 में 200 क्वेश्चन कर चुके हैं और पार्ट 2 में हम क्वेश्चन नंबर 21 से 40 देखेंगे। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप यहाँ से स्कैन कर सकते हैं और या फिर स्टडी ऑन IAS नाम से सर्च कर सकते हैं, ताकि आपको सारी PDF और इन्फॉर्मेशन क्लासेस की मिल सके। इसके अलावा इन्वायरमेंट की PT स्पेशल जो है रिवीजन इंस्टीट्यूट सीरीज स्टार्ट हुई है, वो भी आप देख सकते हैं, आपके एग्ज़ाम के लिए काम में आ सकता है। और इसके अलावा अगर आपको टेस्ट पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और डेली आपको 3 बजे टेस्ट मिलेगा, ठीक है, शाम को 3 बजे। तो चलिए, सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले कल जो हम इसके पहले हमने इकोनॉमी में जो आपसे क्वेश्चन पूछा था उसके बारे में आपने कमेंट तो किया नहीं, तो सबसे पहले उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था मनी मल्टीप्लायर के बारे में, यानी किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक यानी मनी मल्टीप्लायर निम्नलिखित में किस के एक के साथ साथ बढ़ता है। ऑप्शन ए नगद आरक्षित नगदी कैश रिजर्व में अनुपात में वृद्धि। ऑप्शन बी जनता की बैंकिंग आदतों में वृद्धि। ऑप्शन सी सामुदायिक नकदी अनुपात में वृद्धि। ऑप्शन डी देश की जनसंख्या अनुपात में वृद्धि। तो देखिए, मनी मल्टीप्लायर का संबंध आपने अगर इकोनॉमी पढ़ा होगा तो इसका अगर देखेंगे, इसका संबंध देखें जब जनता की बैंकिंग हैबिट जो है ज़्यादा हो गई, यानी कैशलेस इकोनॉमी होगी, ठीक है, ज़्यादा बैंकों के होगी, तो उनमें क्या होगा, इसके साथ साथ जो है मनी मल्टीप्लायर जो है बढ़ता जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें, देखिए ये ऐसे मनी मल्टीप्लायर होता है, जैसे सपोज आप एक कस्टमर हैं, आप कस्टमर हैं, डिपॉजिटर है, आपके पास 100 रुपया है, आपने बैंक में 100 रुपया डाल दिया, तो बैंक ने 20 रुपया अपने पास रख लिया डेली लेन देन के लिए। उसमें क्या किया, 80 रुपया उसने जो है इसको सेकंड पर्सन को उधार दे दिया। फिर ये इसने क्या किया, फिर जो है इसने 80 रुपये बैंक में डाल दिए, बैंक ने अपने पास 16 रुपये रख लिया। फिर क्या किया, बैंक ने 16 रुपये अपने डेली कामकाज के लिए रख लिया, फिर उसको क्या किया, 64 रुपीज़ जो है बारो कर दिए। तो कंटिन्यू जो है अंटिल देयर इज़ नो मोर मनी लेफ्ट टू बी डिपॉजिट एंड लोन। तो इस प्रकार जो है यही जो है सर्कुलेशन होता रहता है पैसे का। तो यही मनी मल्टीप्लायर होता है, यानी जनता अगर बैंकिंग हैबिट ज़्यादा रहेगी उसके पास, तो मनी मल्टीप्लायर जो है साथ साथ बढ़ता रहता है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। सरकार कंसोल्ड बॉन्ड को महामारी के एक आकर्षक समाधान के रूप में देखती है, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन 1 यह परिपक्वता तिथि के साथ एक निश्चित आय सुरक्षा प्रदान करती है। ऑप्शन 2 यह हमेशा के लिए स्थिर ब्याज भुगतान करते हैं। ऑप्शन 3 ये प्रतिदेय होते हैं, यानी दे आर रिडीमेबल। तो इसको बताना कौन सा कथन सही है। अगर दोस्तों आपको बताएं कंसोल बॉन्ड क्या होता है, कंसोल बॉन्ड को एक प्रेप के रूप में भी जाना जाता है, यानी एक निश्चित आय सुरक्षा है जिसकी कोई जो है आपको परिपक्वता अवधि नहीं मिलेगी, ठीक है। इस प्रकार देखेंगे तो बॉन्ड को अक्सर ऋण के बजाय एक इक्विटी के रूप में माना जाता है। तो इसमें देखेंगे तो परिपक्वता तिथि उसमें कंसोल बॉन्ड में आपको कोई जो है एक फिक्स डेट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन 2 की बात करें, ऑप्शन 2 सही, यानी वे हमेशा स्थिर ब्याज भुगतान करते रहते हैं, ठीक है, अभी जैसा कि मैंने बताया। ऑप्शन 3 की बात करें, वो प्रतिदेय है, यानी रिडीमेबल, यानी रिडीम हो सकते हैं, ये बात गलत है, यानी वो रिडीम नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसमें देखेंगे, इसमें केवल बी आंसर सही है। अब इसको देखेंगे तो कंसोल बॉन्ड क्या होता है। कंसोल बॉन्ड के बारे में भी यहाँ लिखा है, ये इस एक निश्चित आय सुरक्षा जिसकी कोई परिपक्वता तिथि नहीं होती है, इसे अक्सर ऋण के बजाय इक्विटी के एक प्रकार माना जाता है, ठीक है। तो ये कब कब कंसोल बॉन्ड जारी किया गया था, ठीक है। तो आप जो है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा कंसोल बॉन्ड प्रमुख रूप से उपयोग किया गया था। 1917 में जारी किए गए थे, क्योंकि ब्रिटिश सरकार के पास प्रथम विश्व युद्ध की चल रही लागत को पूरा करने के लिए अधिक धन जुटाने की मांग थी। इसके बाद 2014 में ब्रिटिश सरकार ने प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत के एक सदी बाद कुल बकाया कंसोल बॉन्ड के ऋण का 10% भुगतान किया, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। 22 में देखिए क्या पूछा है।
व्यापारिक उत्पादों निर्यात की तुलना में आयात में गिरावट लगभग 2 दशकों बाद घाटे के बाद पिछले वर्ष में व्यापार अधिशेष बनाया है, यानी सरप्लस बना। ऑप्शन 2, यद्यपि जो रेमिटेंस है में गिरावट देखी गई, फिर भी पिछले वर्ष में निवल सेवा प्राप्तियों में अधिशेष रहा। कौन सा कथन इसमें सही है? अगर ऑप्शन इसमें एक की बात करेंगे तो एक गलत है, यानी इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार जो ग्लोबल ट्रेड में गिरावट के अनुसार देखेंगे तो भारत के निर्यात और आयात में गिरावट आई थी, और आयात में देखी गई गिरावट निर्यात की तुलना में बहुत अधिक थी, इसलिए व्यापार घाटा पिछले वर्ष की तुलना में कम हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार इसमें देखेंगे ऑप्शन एक जो है गलत है। ऑप्शन 2 की बात करें तो ऑप्शन 2 सही है, यानी रेमिटेंस में गिरावट देखी गई, फिर भी पिछले वर्ष की तुलना में जो है रेमिटेंस की जो है सरप्लस रहा। ये आंकड़ा जो इसमें दिया गया है सितंबर 2020 तक दिया गया है। ठीक है, इसके बाद वाला आंकड़ा देखेंगे। सबसे पहले इसमें देखिए ऑप्शन 2 तब भी सही है, और नए इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार तब भी ये आंसर सही होगा। अभी देख लेते हैं, कुछ डाटा ले लेते हैं। तो इसमें देखिए एक्सटर्नल सेक्टर में इसमें एक्सपोर्ट की बात की गई है। ठीक है, यानी ग्रोथ देखने को मिली है 16% की, और 7th लार्जेस्ट सर्विस सेक्टर एक्सपोर्टर इन वर्ल्ड में है भारत। ठीक है, तो ये नया डाटा है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब मेजर इंपोर्ट, यानी अगर बात करेंगे तो मेजर आयात सोर्स कहाँ है भारत का? सबसे ज़्यादा जो है चाइना से, उसके बाद यूएई यूएस से, फिर सऊदी अरब, फिर रसिया से। और मेजर एक्सपोर्ट यानी सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कहाँ करता है भारत? तो यूएसए को, फिर यूएई को, फिर नीदरलैंड, फिर चाइना, फिर बांग्लादेश को। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा रेमिटेंस कहाँ से जो है विश्व में किस देश को मिलता है? सबसे ज़्यादा रेमिटेंस देखेंगे इंडिया को पहले स्थान पर रेमिटेंस प्राप्त करने वाला, 100 यूएस जो है बिलियन डॉलर जो है इसको लगभग रेमिटेंस मिला है ड्यूरिंग 2022 के दौरान। और मेजर एफडीआई सोर्स फॉर इंडिया, ठीक है, सबसे ज़्यादा एफडीआई देखेंगे 37% आपको मिलेगा। इसके बाद जो है सिंगापुर से, और लगभग 12% मॉरिशस से, उसके बाद 11% यूएई, 10% यूएसए। ठीक है, तो ये कुछ डाटा थे जो आपके साथ शेयर करना था, इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार ये डाटा है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बारोइंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन 1, ये एक्सटर्नल कॉमर्शियल बारोइंग भारत के विदेशी ऋण का सबसे बड़ा घटक है। ऑप्शन 2, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बारोइंग भारत शेयर बाजारों में निवेश की सुविधा प्रदान करते हैं। ऑप्शन 3, वित्तीय निगम भारत से बाह्य वाणिज्यिक सुधार का मुख्य स्रोत है। तो आपको बताना एक्सटर्नल जो कॉमर्शियल बोरोइंग होता है उसके संबंध में कौन सा कथन जो है इसमें गलत है। अगर ऑप्शन 1 की बात करें तो ऑप्शन 1 सही है, यानी एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग उधार भारत से विदेशी ऋण का सबसे बड़ा घटक है। अगर इसमें देखेंगे इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार देखेंगे तो इसमें जो सितंबर 2020 का उसके अंत का आंकड़ा है, तो विदेशी व्यापार ऋण लगभग 556.2 बिलियन यूएस अमेरिकी डॉलर था। ठीक है, जिसमें प्रमुख घटक थे जो एनआरआई जमाओं के बाद बाह्य वाणिज्य उधार था। ठीक है, तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन 1 जो है सही। ऑप्शन 2 की बात करें, ऑप्शन 2 गलत है। यानी अगर बात करें तो लिए गए ऋण का उपयोग भारतीय शेयर बाजारों में निवेश और अचल संपत्ति क्षेत्र में सट्टा गतिविधियों के लिए नहीं किया जा सकता है। जो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग होते हैं उनका नियमन वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। ऑप्शन 3 की बात करें तो 3 भी गलत है। ठीक है, तो इस प्रकार इसमें 2 और 3 जो है ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24 की बात कर लेते हैं। नीचे दिए गए कथनों में कौन सा भारतीय निर्यात के संदर्भ में सबसे कम उपयुक्त है? ऑप्शन 1, भारतीय निर्यात मुख्य रूप से पूंजी प्रधान उत्पादों के निर्यात द्वारा संचालित होते हैं। ऑप्शन बी, उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना उत्पादों की वृद्धिशील बिक्री को प्रोत्साहित करती है और निर्यात को बढ़ावा देती है। ऑप्शन सी, भारत को मात्रा के मामले में व्यापार घाटा हुआ लेकिन अगर मूल्य के मामले में नहीं। ऑप्शन डी, भारत को निर्यात और आयात के मामले में संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन से सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार है। अभी हमने बताया कि मेजर एक्सपोर्टर कहाँ है, तो उसी के बारे में इन चारों में से आपको बताना है भारतीय निर्यात के संदर्भ में सबसे कम उपयुक्त क्या है।
तो इसमें देखेंगे तो ऑप्शन सी देखेंगे तो ये जो है सबसे कम उपयुक्त है या कह सकते हैं गलत है। यानी व्यापार की शुद्ध शर्तें या व्यापार की कमोडिटी शर्तें मूल्य के संदर्भ में व्यापार को मापती हैं, जबकि व्यापार की सकल अवधि की मात्रा या मात्रा के संदर्भ में व्यापार को मापती हैं। देखा गया है कि मूल्य के मामले में व्यापार घाटा हुआ, लेकिन मात्रा के मामले में निर्यात से आयात अधिक रहा है, जिसका अर्थ है कि भारत थोक के निर्यात करता है लेकिन कम लागत पर। ठीक है, ऑप्शन सी इसमें गलत है। इसके अलावा मेजर एक्सपोर्ट की बात करेंगे 2022-23 में, और मेजर इंपोर्ट की बात करें 2022-23 में, ये इसमें लिस्ट दी गई है। ये आपको देख लेना है कि मेजर एक्सपोर्ट क्या किया गया था, मेजर इंपोर्ट क्या किया गया था, और किस देश से सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, इसका डाटा हम पहले वाले क्वेश्चन में दे ही चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें। 25 में क्या पूछा है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन के अधीन है। ऑप्शन 2 निर्यात उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट एक WTO अनुपालन योजना है जो केवल सीमा शुल्क पर कर लाभ प्रदान करती है। तो आपको बताना है इसमें कौन सा कथन जो है सही है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन 1 को। स्पेशल इकोनॉमिक जोन ऐसे क्षेत्र जिन्हें कर या व्यापार संबंधी कानूनों के उद्देश्यों से विदेशी क्षेत्र के रूप में सीमांकित किया गया है, उन्हें कर अवकाश प्रदान किया जाता है और अधिक से अधिक रोजगार पैदा करने और निर्यात को बढ़ावा देने के दृष्टि से बनाया जाता है। ठीक है, हालांकि अगर कर चोरी और श्रमिकों के लिए लाभ की कमी के मुद्दे रहे हैं, जैसे कि अगर बात करें तो SEZ में देखा गया है कि इन मुद्दों की जांच के लिए 2018 में बाबा कल्याणी समिति की स्थापना भी की गई थी। तो इसमें देखेंगे ऑप्शन 1 जो है ये गलत है। ऑप्शन 2 की बात करेंगे, ऑप्शन 2 भी गलत है। ठीक है, यानी निर्यात उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट को एक प्रकार के प्रोत्साहन योजना है जिसका उद्देश्य निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निर्यातकों को कर क्रेडिट प्रदान करना है। इस योजना में परिवहन, ईंधन पर सीमा शुल्क, उत्पाद और वैट, बिजली शुल्क और इसके अलावा APMC द्वारा वसूला जाने वाला शुल्क आदि शामिल होता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर देखेंगे जो ये ऑप्शन जो है गलत है, केवल सीमा शुल्क की बात कर रहा है। इसके अलावा अगर बात करें तो ये विश्व व्यापार संगठन के मानदंड के अनुरूप भी नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो बात किया है कि ये WTO के अनुरूप है, तो ये WTO के अनुरूप नहीं है और इसमें जो केवल सीमा शुल्क का लाभ प्रदान करती है। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन 2 गलत हो जाएगा। यानी अगर बात करेंगे तो इसमें 1 और 2 दोनों सही नहीं, यानी ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें। 26 में देखिए क्या है। भारत में विदेशी निवेश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन 1 विदेशी पोर्टफोलियो निवेश सेबी के साथ पंजीकृत नहीं है जबकि FDI पंजीकृत है। ऑप्शन 2 रियल एस्टेट कारोबार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI की अनुमति है जबकि FPI की अनुमति नहीं है। ऑप्शन 3 भारत में विदेशी ऋण की आमद में FPI का घटक FDI से अधिक है। ठीक है, यानी अगर ऑप्शन 3 को इंग्लिश पढ़ेंगे, द कंपोनेंट ऑफ FPI इज मोर देन FDI इन द इनफ्लो ऑफ फॉरेन क्रेडिट टू इंडिया। ठीक है, इसमें बताना है आपसे कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन 1 की बात करें तो ऑप्शन 1 गलत है, यानी विदेशी पोर्टफोलियो निवेश सेबी के साथ पंजीकृत विदेशी संस्थाएं हैं जो भारतीय कंपनियों और शेयर में कॉर्पोरेट और जो सरकारी बांड में निवेश करती हैं। वे केवल कंपनी के स्वामित्व या प्रबंधन में किसी शेयर के बिना शेयरों इक्विटी में निवेश करते हैं। उनका एकमात्र उद्देश्य होता है कि निवेशित राशि के लाभ कमाना। ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन 1 जो हो जाएगा वो गलत हो जाएगा। ऑप्शन 2 की बात करें, ऑप्शन 2 भी गलत है, यानी FDI में न केवल निवेश बल्कि कंपनी के प्रबंधन, उत्पादन में हिस्सेदारी भी शामिल है। ठीक है, किसी भी विशेष कंपनी में इक्विटी शेयर के 10% से अधिक की FDI की अनुमति है। हालांकि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां FDI की अनुमति नहीं होती है। इनमें सट्टेबाजी, लॉटरी, चिट फंड, रियल एस्टेट आदि शामिल हैं। ऑप्शन 3 की बात करें, ऑप्शन 3 सही है। यानी अगर बात करें तो भारत में
कुल विदेशी निवेशों के आंकड़े इंगित करते हैं कि एफपीआई या हॉट मनी जिसे कहा जाता है एफपीआई को के रूप में एफडीआई की तुलना में अधिक निवेश मौजूद है। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन देखेंगे कौन सा जो है गलत है, यानी 1 2 गलत है। क्वेश्चन नंबर 27 की बात कर लेते हैं। इसमें क्या पूछा है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र यानी आईएफएससी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। ऑप्शन 1, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक्नोलॉजी यानी गिफ्ट आईएफएससी का भारतीय मॉडल है। ऑप्शन 2, भारत में आईएफएससी को कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधान के तहत एक निगम के रूप में स्थापित किया गया है। ऑप्शन 3, निजी प्रेषण भारत के चालू खाते का एक हिस्सा है, यानी प्राइवेट रेमिटेंस फ्रॉम ए पार्ट ऑफ करंट अकाउंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें 27 में कौन सा कथन सही है आईएफएससी के बारे में। तो इसमें अगर ऑप्शन 1 की बात करेंगे तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक्नोलॉजी आईएफएससी का एक भारतीय मॉडल है। ठीक है, ऑप्शन 2 की बात करेंगे तो ऑप्शन 2 गलत है, यानी इसे देखेंगे तो गिफ्ट की सिटी की स्थापना देखेंगे तो विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत की गई थी, ना कि कंपनी अधिनियम के तहत। इस प्रकार ऑप्शन 2 गलत हो जाएगा। ऑप्शन 2 जहां हो उसको एलिमिनेट कर दीजिए, यानी इसमें ऑप्शन सी सही है, 1 और 3। तो एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, निम्नलिखित में कौन भुगतान संतुलन यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट के संदर्भ में अनुकूल लेन देन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ऑप्शन 1, शुद्ध या शुद्ध बैलेंस ऑफ पेमेंट को बेअसर करने के लिए आरबीआई द्वारा विदेशी सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री है। ऑप्शन बी, यह घरेलू सॉवरेन और निजी बॉन्ड और डिबेंचर की खरीद और बिक्री है। ऑप्शन सी, रुपए के मूल्यह्रास को रोकने के लिए भारतीय बाजार में डॉलर का प्रवाह है। ऑप्शन डी, यह लेन देन और जो आरबीआई के पास उपलब्ध है विदेशी मुद्रा भंडार को प्रभावित करता है। तो आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द अकोमोडेटेड सॉरी यानी ट्रांजेक्शन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो इसमें कौन सा सबसे सही व्याख्या करता है, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में। तो अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करें तो भुगतान संतुलन की गणना चालू खाता, घाटा, पूंजी खाता का जो घाटा होता है और त्रुटियों और चूक को जोड़कर निकाला जाता है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे यह लेन देन जो आरबीआई के पास उपलब्ध विदेशी मुद्रा भंडार को प्रभावित करता है। ये ऑप्शन जो है सबसे अच्छा वर्णन करता है। ठीक है, कुल मिलाकर। और इसको कैसे निकाला जाता है इसकी बात हमने बता ही दी। क्वेश्चन नंबर 29 की बात कर लेते हैं। इसमें क्या पूछा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सही है। ऑप्शन 1, आईएमएफ के साथ रिजर्व ट्रेंच पोजीशन में आरबीआई का फॉरेक्स रिजर्व होल्डिंग को कम से कम वेटेज होता है। ऑप्शन 2, भुगतान संतुलन में बेमेल को बाहर करने के लिए आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशन किया जा सकता है, यानी ओपन मार्केट ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म बाय आरबीआई टू इवन आउट द मिसमैच इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। कौन सा कथन इसमें सही है। तो अगर बात करें ऑप्शन 1 की तो ऑप्शन 1 जो है इसमें गलत है, यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक सेकेंड, बैलेंस ऑफ पेमेंट बेमेल से निपटने के लिए, ठीक है, यानी मिसमैच से निपटने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक कुछ विदेशी मुद्रा भंडार रखता है। ठीक है, आरबीआई के विदेशी मुद्रा भंडार में कई घटक शामिल होते हैं, जैसे उनके भार के घटते क्रम में अगर बात करें तो विदेशी मुद्रा, सोना, आईएमएफ के में रिजर्व ट्रेंच और इसके अलावा एसडीआर। ठीक है, इसलिए एसडीआर का आरबीआई के विदेशी मुद्रा भंडार में सबसे कम भार है। ठीक है, तो कुल मिलाकर इसमें ऑप्शन 1 गलत है। तो ऑप्शन 1 जहां जहां हो उसको एलिमिनेट कर दीजिए। ऑप्शन 2 की बात करें, ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है, यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो मिसमैच को बाहर करने के लिए आरबीआई द्वारा ओपन मार्केट ऑपरेशन किया जाता है, जिसके द्वारा जो है आप देखेंगे कि ओपन मार्केट ऑपरेशन करके जो है वो विदेशी मुद्रा भंडार से डॉलर की बिक्री और डॉलर की खरीद इसमें शामिल होता है। ठीक है, डिपेंड करता है, अधिशेष है कि जब डॉलर जो है ज़्यादा रहता है तो उसको खींचने के लिए। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें
टोबिन टैक्स, इसके बारे में आपने सुना होगा। टोबिन टैक्स का विचार द्वितीयक बाजार के शेयर की कीमतों में अटकलों और अस्थिरता को समाप्त करना था। ऑप्शन 2, भारतीय बाजार में डॉलर की कमी निर्यातकों के लिए अनुकूल है, ना कि आयातकों के लिए। ऑप्शन 3, नाम मात्र विनिमय दर देश के क्रय शक्ति पर विचार करती है और मुद्रास्फीति के प्रभाव को बाहर करती है। तो आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन जो है गलत है, जो 3 कथन दिए गए हैं। ऑप्शन 1 की बात करें तो ऑप्शन 1 जो है गलत है, यानी विनिमय यानी मनी एक्सचेंज लेन देन सट्टा व्यापार के कारण विनिमय दरों में अस्थिरता का कारण बन जाता है, जिससे मुद्रा के मूल्य में वृद्धि या मूल्य ह्रास हो सकता है। जैसा भी मामला हो इन दोनों में से, तो अधिकृत जो भी मुद्रा डीलरों द्वारा किए गए मुद्रा जो विनिमय लेन देन जीएसटी के अधीन है। मुद्रा विनिमय बाजार में अटकलों और अस्थिरता को बचाने के लिए टोबिन टैक्स का सुझाव दिया गया था। यह शेयर बाजार में अस्थिरता से निपटता नहीं है, ठीक है, शेयर बाजार से इसका कोई संबंध नहीं। इस प्रकार ऑप्शन 1 जो है गलत हो जाएगा। तो इसमें एक जहां होगा वो ऑप्शन सही होगा। तो देखिए इसमें सिर्फ केवल बी में ऑप्शन 1 है, तो इसमें बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, ठीक है। यानी 1 और 3 गलत है, ऑप्शन 2 सही है। इसके साथ गलत पूछा है, इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। 31 में क्या पूछा है? बैलेंस ऑफ पेमेंट किसी देश के नागरिकों और गैर नागरिकों के बीच आर्थिक लेन देन का रिकॉर्ड होता है। ऑप्शन 2, संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार की व्यापार संरक्षणवादी नीतियां भारत के चालू घाटे के प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती हैं, ठीक है। कौन सा कथन सही है? तो इसमें ऑप्शन 1 देखेंगे तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का तात्पर्य इसके पहले बता चुके हैं कि किसी देश के निवासियों और अनिवासियों के बीच होने वाले आर्थिक लेन देन से संबंधित है। इसमें नागरिक गैर नागरिक की अवधारणा शामिल नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन 1 गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 जहाँ जहाँ हो एलिमिनेट कर दीजिए। ऑप्शन 2 की बात करें, ऑप्शन 2 सही है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 32 की बात कर लेते हैं। IMF का SDR यानी स्पेशल ड्राइंग राइट के संदर्भ में निम्नलिखित नीचे दिए कथनों में कौन सा कथन जो है सही है? ऑप्शन 1, SDR की अवधारणा ट्रिफिन दुविधा के विकल्प के रूप में किया गया था। ऑप्शन 2, IMF देशों द्वारा जमा किए गए SDR कोटे पर कोई ब्याज दर नहीं होता। ऑप्शन 3, बैलेंस ऑफ पेमेंट के संकट को प्रबंधन के लिए सदस्यों को बीच SDR का व्यापार निषिद्ध है, ठीक है। तो इसमें बताना है SDR के संबंध में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन 1 की बात करें तो ट्रिफिन दुविधा क्या थी, पहले इसको समझ लेते हैं, ठीक है। निश्चित विनिमय दर सिस्टम से जुड़ी थी ये ट्रिफिन दुविधा, जिसे IMF ने अमेरिकी डॉलर के संबंध में हर देश के लिए विनिमय दर तय की थी और यह बदले में सोने की कीमतों से जुड़ा हुआ था। इसलिए कोई देश अपने भंडार में सोने की उपलब्धता के अनुसार मुद्रा छाप सकता था। हालांकि यह सिस्टम प्रभावी नहीं था क्योंकि सोने की आपूर्ति तय थी, इसलिए IMF ने SDR सिस्टम को इसके विकल्प के रूप में पेश किया था, ठीक है। तो इस प्रकार ऑप्शन 1 जो है सही। ऑप्शन 2 की बात करें, ऑप्शन 2 गलत है, यानी IMF देशों द्वारा जमा किए गए SDR पर एक छोटी ब्याज दर प्रदान करता है। ऑप्शन 3 की बात करें, ऑप्शन 3 भी गलत है, यानी अगर किसी देश में बैलेंस ऑफ पेमेंट का सामना कर रहा है, ठीक है, यानी भुगतान संतुलन का सामना कर रहा है, तो देशों को ऋण के लिए IMF द्वारा SDR का उपयोग किया जाता है। तो कुल मिलाकर इसने पूछा कौन सा कथन सही है, ऑप्शन 1 जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें। 33 में क्या पूछा है? करेंसी कन्वर्टिबिलिटी की यानी मुद्रा परिवर्तना की अवधारणा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन 1, मुद्रा परिवर्तनीयता की अवधारणा प्रतिबंधित फ्लोटिंग विनिमय दर सिस्टम से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संबंध है। ऑप्शन 2, पूंजी खाते की पूर्ण मुद्रा परिवर्तना क्षेत्र में प्रदर्शन मानदंड से जुड़ी हुई है। कौन सा ऑप्शन गलत है? एक क्वेश्चन है आपके लिए, क्या आपको आप ये ऑप्शन सही है कि भारत में पूरी तरह जो है कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। बहरहाल करेंसी कन्वर्टिबिलिटी की बात करते हैं, इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन जो है गलत है? ऑप्शन 1 जो है, ऑप्शन 1 की बात करें तो ऑप्शन 1 सही है। यानी अगर बात करें करेंसी कन्वर्टिबिलिटी की अवधारणा की, तो का प्रतिबंधित फ्लोटिंग विनिमय दर, यानी अगर बात करें तो यानी मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम से अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से संबंध है। ऑप्शन 2 की बात करें तो ऑप्शन 2 गलत है, यानी देश के पूंजी खातों में पूर्ण परिवर्तनता नहीं है,
ठीक है, इसका आंसर आपको मिल ही गया होगा जो क्वेश्चन मैंने पूछा। भारत में भी कैपिटल जो अकाउंट है वो टोटली कन्वर्टेबल नहीं है, ठीक है। आरबीआई सेक्टर जो है विशिष्ट सीमाएं लगाता है। रुपया चालू खाता को पूरी तरह से परिवर्तनीय है क्योंकि आयात निर्यात जो है प्रेषण आदि के सौदे करते रहते हैं। तो एक प्रकार ध्यान रखना है, भारत में जो है आपको सिर्फ जो है चालू खाता कन्वर्टेबल है, कैपिटल अकाउंट नहीं। तो इसमें ऑप्शन 2 गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें, यदि भारत बिना किसी सीमा के पूर्ण मुद्रा परिवर्तन यानी पूर्ण मुद्रा परिवर्तनीयता अपनाता यानी फुल करेंसी कन्वर्टिबिलिटी अपनाता है तो नीचे दिए गए स्थितियों में से भारतीय बाजार के संबंध में काफ़ी वृद्धि देखी जाएगी। सही उत्तर आपको बताना है। ऑप्शन 1 विदेशी पोर्टफोलियो निवेश का आसान संचालन। ऑप्शन 2 गैर निष्पादित एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को बढ़ाएगा। ऑप्शन 3 लाभ स्थानांतरण से बचना। ऑप्शन 4 मुद्रा अस्थिरता जोखिम। तो आपको बताना है अगर भारत बिना किसी सीमा के फुल करेंसी कन्वर्टिबिलिटी को अपनाता है तो 4 स्थितियां दी गई हैं। तो भारतीय बाजार के संबंध में किसमें काफ़ी वृद्धि देखी जाएगी, ठीक है। तो इसमें देखेंगे, एक तो विदेशी पोर्टफोलियो निवेश का संचालन ज़्यादा हो जाएगा, आसान हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो प्रॉफिट शिफ्टिंग है उससे भी बचा जा सकेगा, अवॉइड किया जा सकेगा। इसके अलावा बात करें तो करेंसी वॉलेटिंग रिस्क भी ज़्यादा रहेगा, ठीक है। इसमें ऑप्शन सी सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। 35 में क्या है, निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए, विचार करें। नाम मात्र सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर यानी नीर की बात कर रहा है। नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट और रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट के संबंध में कौन सा कथन गलत है। इसीलिए इंग्लिश पढ़ना भी बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि हिंदी ट्रांसलेशन एकदम रेडीमेड वर्ड रहता है, दिमाग का दही कर देते हैं, खासकर इकोनॉमी में और इन्वायरमेंट इकोलॉजी में। ऑप्शन 1 नीर डॉलर के संबंध में मुद्रा की स्थिति को इंगित करता है जबकि रीर अन्य विदेशी मुद्राओं के साथ इसे मापता है। ऑप्शन 2 रीड की बात करें यानी REER की बात करें, थोक मूल्य सूचकांक से डेटा के साथ भारत के विनिमय दर को समायोजित करता है। ऑप्शन 3 रीड की बात करें, रीड का मूल्य जितना अधिक होगा भारत के निर्यात विदेशी के लिए अधिक आकर्षक प्रतीत होता है। जिसमें बताना है कौन सा कथन जो है गलत है। ऑप्शन 1 की बात करें तो भारत के साथ अपने व्यापार की मात्रा के आधार पर विभिन्न विदेशी मुद्राओं के संबंध में रुपए की एक्सचेंज रेट की ज्यामितीय औसत गणना करके नाम मात्र प्रभावी विनिमय दर यानी NEER नेशनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट प्राप्त की जाती है। अगर बात करें REER की यानी रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट की, तो मुद्रास्फीति समायोजित विनिमय दर जिसे कहते हैं, तो भारत के मामले में CPI है, इसलिए रीर यानी REER और NEER दोनों न केवल डॉलर के संबंध में बल्कि अन्य विदेशी मुद्राओं के संबंध में मुद्रा की स्थिति को मापते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार ऑप्शन 1 जो है वो गलत है। ऑप्शन 2 की बात करें, ऑप्शन 2 भी गलत है। यानी संपूर्ण ग्लोबल मार्केट के संबंध में भारतीय मुद्रा की स्थिति मापने के लिए रेट यानी रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट को उपभोक्ता यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स स्तर के डेटा के साथ समायोजित किया जाता है, ना कि डॉलर के संबंध में, ठीक है। ऑप्शन 3 की बात करें, ऑप्शन 3 भी गलत है। यानी भारत के लिए रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट का मूल्य जितना अधिक होगा अन्य मुद्राओं के संबंध में भारतीय मुद्रा में वृद्धि को इंगित करता है। यह विदेशी खरीदारों के लिए भारत के निर्यात को कम आकर्षक बना देगा क्योंकि इससे उन्हें उसी वस्तु को खरीदने के लिए अधिक रुपए खर्च करने पड़ेंगे। तो इस प्रकार इसमें देखेंगे ऑप्शन डी इसमें सही होगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में कौन सा रेपो दर और सीमांत अस्थायी सुविधा के बीच अंतर का सबसे अच्छा वर्णन करता है। यानी विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन रेपो रेट एंड द मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो अगर बात करें ऑप्शन ए की, तो रेपो दर का संचालन प्राथमिक बाजार में किया जाता है जबकि सीमांत अस्थायी सुविधा
से संबंधित संचालन द्वितीयक बाजार में किया जाता है। ऑप्शन बी। एसएलआर का उपयोग रेपो पर एसएलआर का उपयोग रेपो पर ऋण प्राप्त करने के लिए नहीं किया जा सकता, जबकि उनका उपयोग सीमांत अस्थायी सुविधा के तहत ऋण प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। ऑप्शन सी। रेपो दर ऋण ओवरनाइट लोन होते हैं, जबकि सीमांत अस्थायी सुविधा के तहत 14 दिन के ऋण उपलब्ध होते हैं। ऑप्शन डी। असाधारण परिस्थितियों में रेपो दर को उसकी सीमा से अधिक बढ़ाया जा सकता है, सीमांत अस्थायी सुविधा को उसकी निर्धारित सीमा से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। तो जब आप ऑप्शन पढ़ रहे होंगे तभी आपको इसके बारे में आपको पता चल गया होगा। ठीक है, यानी रेपो दर यानी रेपो रेट वह निश्चित ब्याज दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक जो है चल निधि समायोजन सुविधा यानी LAF लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के तहत सरकार और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों के कोलेटरल के तहत बैंकों को एक निश्चित सीमा यानी उनके NDTL का 0.25% के तक जो है ओवरनाइट जो है लिक्विडिटी प्रदान करता है। ठीक है, और इसके अलावा अगर सीमांत अस्थायी सुविधा के तहत जो रेपो रेट होता है ऋण के लिए ऋण के बीच मुख्य अंतर की बात करें तो जब बैंक RBI से रेपो रेट पर ऋण लेता है तो बैंक को सरकार को रखने की आवश्यकता होती है। RBI के पास प्रतिभूतियां सिक्योरिटी की बात करें तो लेकिन यह सुरक्षा SLR की आवश्यकता के अतिरिक्त है। भारतीय रिजर्व बैंक रेपो दर पर ऋण प्राप्त करने के लिए बैंक SLR प्रतिभूतियां नहीं रख सकता। तो इसमें देखेंगे ऑप्शन बी जो है इसमें जो है सबसे अच्छा वर्णन कर रहा है अंतर के रूप में। ठीक है, यानी SLR सिक्योरिटी का उपयोग रेपो दर पर ऋण प्राप्त करने के लिए नहीं किया जा सकता, जबकि उनका उपयोग सीमांत अस्थायी सुविधा के तहत ऋण प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक विभिन्न आरक्षित अनुपात यानी रिवर्स रेशियो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन 1। नगद आरक्षित अनुपात यानी कैश रिजर्व रेशियो दैनिक आधार पर बनाए रखा जाना चाहिए, जबकि वैधानिक तरलता अनुपात यानी अगर बात करें तो वैधानिक तरलता अनुपात पाक्षिक, ठीक है, यानी अगर बात करें तो फोर्टली बेसिस पर बनाए रखना चाहिए। ऑप्शन 3। नगद आरक्षित अनुपात को बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 के अनुसार बनाए रखा जाता है, और जबकि सांविधिक तरलता अनुपात को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अनुसार बनाए रखा जाना चाहिए। ऑप्शन 3 की बात करें, भारतीय रिजर्व बैंक अर्थव्यवस्था की पारिस्थितिकी जन के मांगों के अनुसार बिना किसी फ्लोर या सीलिंग रेट के CRR तय कर सकता है। तो इसमें बताना है कौन सा ऑप्शन गलत है। इसको आप इंग्लिश में भी पढ़ लीजिएगा जिसको ना समझ में आ रहा हो, तभी आप आंसर क्लियर कर पाएंगे। तो अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 37 की, तो इसमें ऑप्शन 1 देखेंगे तो ऑप्शन 1 जो है गलत है। यानी सांविधिक तरलता अनुपात आरक्षित की वह राशि है जिसे अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को अपने NDTL के संबंध में सरकारी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है सोने और नकदी जैसे सुरक्षित और तरल संपत्तियों में दैनिक आधार पर अपने पास बनाए रखना आवश्यक होता है। ठीक है, और अगर बात करें तो अनुसूचित और गैर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक को अपनी जो नेट जमा होती है उसकी सावधि देयता जो है पाक्षिक आधार पर के संबंध में RBI के पास जितनी नकदी की आवश्यकता होती है उसे नगद आरक्षित अनुपात यानी CRR कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है इसमें ऑप्शन 1 गलत हो जाएगा। ऑप्शन 2 की बात करें, ऑप्शन 2 भी गलत है। यानी जो इसमें बात किया है कि सभी वाणिज्यिक बैंक सहकारी बैंक या वो अनुसूचित हो या गैर अनुसूचित हो CRR और SLR बनाए रखना आवश्यक है। अनुसूचित बैंकों के लिए CRR का रखरखाव भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के माध्यम से और गैर अनुसूचित बैंकों के लिए CRR को बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन 3 की बात करें, ऑप्शन 3 जो है सही है। ठीक है,
यानी जो आरबीआई अधिनियम 1934 के अनुसार आरबीआई रिजर्व बैंक के देश में मौद्रिक स्थिरता हासिल करने की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सीआरआर निर्धारित करता है। ठीक है, हालांकि अगर बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 के अनुसार एसएलआर की अधिकतम सीमा जो है 40% है। तो कुल मिलाकर इसमें ऑप्शन 3 सही है, यानी 1 और 2 गलत है। क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में देश के पूंजी प्रवाह में वृद्धि के परिणामस्वरूप निम्नलिखित में कौन सी घटना घटित होने की संभावना है? अगर देश के पूंजी प्रवाह में वृद्धि के परिणामस्वरूप पूछा है इसमें, तो ऑप्शन 1 निवेश के स्तर को बढ़ाएगा जिसके परिणामस्वरूप आर्थिक विकास होगा। ऑप्शन 2 भारतीय रुपए का अवमूल्यन होगा। ऑप्शन 3 निर्यात प्रतिस्पर्धात्मक वृद्धि होगी। ऑप्शन 4 मुद्रास्फीति में वृद्धि होगी। तो आपको बताना है, अगर भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में देश के पूंजी प्रवाह में वृद्धि की जाए, यानी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट आर लाइकली टू हैपन एज ए रिजल्ट ऑफ सर्च इन कैपिटल इनफ्लो ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो इसमें अगर ऑप्शन ए की बात करें तो अगर कैपिटल फ्लो बढ़ता है तो चूंकि जो पूंजी की उपलब्धता आर्थिक विकास में योगदान देने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक है, तो देश में पूंजी का प्रवाह में वृद्धि व्यापक रूप से एक बहुत अच्छा स्वागत योग्य घटना माना जाता है। ठीक है, और इसलिए ऑप्शन 1 जो है सही है। 2 और 3 की बात करें तो 2 और 3 गलत है, यानी पूंजी के बढ़ते इन अंतर प्रवाह से अस्थिर करने वाले दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं, जिसमें स्थानीय मुद्रा के मूल्य में वृद्धि करने की प्रवृत्ति भी शामिल है। इसलिए पूंजी प्रवाह में वृद्धि परिणामस्वरूप भारतीय रुपए का मूल्य ह्रास करने के बजाय वृद्धि होगी। इसका देश के निर्यात पर नकारात्मक असर पड़ता है और देश के निर्यात को प्रतिस्पर्धात्मक रूप से कमजोर भी करता है। ऑप्शन 4 की बात करें, ऑप्शन 4 सही है, यानी इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन राइज होगा कैपिटल इनफ्लो से। तो इसमें 1 और 4 जो है सही है, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 39 की बात कर लेते हैं। 39 में पूछा है डोविस और हॉकिस शब्द अक्सर समाचार पत्रों में देखा जाता है। ऑप्शन 1 मौद्रिक नीति के रुख का वर्णन करने के लिए। ऑप्शन बी एक महामारी रोग के प्रसार के चरणों के रूप में विकसित करने के लिए। ऑप्शन सी शेयर बाजार में विकसित चरणों को वर्णन करने के लिए। ऑप्शन डी व्यापार चक्र के चरणों को निरूपित करने। आपको बताना है कि अगर डोविस और हॉकिंस शब्द जो है देखा जाता है समाचार पत्रों में, 3 में से किससे संबंधित है? तो इसमें जो होगा एक मौद्रिक नीति के रुख के रूप में जो है वर्णन करता है, यानी टू डिस्क्राइब द मॉनेटरी पॉलिसी स्टैंस के रूप में। ठीक है, डोविस का मतलब होता है विस्तारवादी नीति। ठीक है, यह समायोजन या इजी मनी पॉलिसी। सिंपल लैंग्वेज में डोविस का मतलब क्या होता है, डोविस पॉलिसी का मतलब मॉनेटरी पॉलिसी क्या करती है, इजी मनी पॉलिसी जो है अपनाती है। हॉकिंस का मतलब जो है टाइट मनी पॉलिसी अपनाती है। तो इसका संबंध जो है मौद्रिक नीति रुख के वर्णन के लिए किया गया है। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को किसके मामले में नियंत्रित करता है? सही उत्तर आपको बताना है। बैंकिंग लाइसेंस रद्द करना, बैंकों का विलय, बैंकों का समापन। तो आपको बताना है आरबीआई सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को किसके मामले में नियंत्रित करता है। तो इसमें जो तीनों मामले दिए गए हैं, इन तीनों मामले से इनका कोई संबंध नहीं है, नियंत्रित नहीं करता। ठीक है, यानी जब सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की बात आती है तो आरबीआई की शक्तियों में कटौती की जाती है। आरबीआई सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निदेशक और प्रबंधन को नहीं हटा सकता। इसके साथ आरबीआई बैंकिंग लाइसेंस भी रद्द नहीं कर सकता। आरबीआई सार्वजनिक बैंकों के लिए विलय का समापन नहीं कर सकता, क्योंकि आरबीआई और केंद्र सरकार के दोहरे विनिमय के तहत आता है, मतलब विनियमन के तहत आता है। इसके अलावा इस प्रकार आरबीआई विलय या बंद करना, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को लाइसेंस रद्द करना, संबंधित मामलों को विनियमित करना नहीं कर सकता। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा है, इसके बारे में आपको बताना है। इफ द आरबीआई डिसाइड द अडॉप्ट एक्सपेंशन मॉनेटरी पॉलिसी विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इट नॉट डू? ठीक है, तो आपको करेक्ट आंसर बताना है। ऑप्शन 1 कट एंड ऑप्टिमाइज द एसएलआर।
ऑप्शन 2, इंक्रीज द MSFF रेट यानी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। ऑप्शन 3, कट द बैंक रेट एंड रेपो रेट। तो आपको इसमें जो है नेक्स्ट लेक्चर में इसको कमेंट बॉक्स में या इसी लेक्चर में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इसका जो है आंसर क्या होगा इन तीनों में से। यदि RBI जो है एक्सपेंशन मॉनेटरी पॉलिसी अपनाती है तो उसके संबंध में आपको बताना है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में।